अब मैं अपने इस इंडियन पीपल इन सॉलिडारिटी विद पैलेस्टाइन की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के अपने साथी आनंद से अनुरोध करूंगा कि वो अपनी बात रखें। हमारे बीच में और बहुत सारे बहुत अनुभवी और जानकार वक्ता हैं जिनकी हमें बातें सुननी है, इसलिए अब सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि, और हमें सेशन का जो समय तय किया था वो काफ़ी हम वहाँ तक आ गए हैं, थोड़ा जितना संभव हो अपनी बातों को संक्षेप में रखें। धन्यवाद सत्यम। मैं बहुत संक्षेप में बात रखूंगा क्योंकि पहले तीनों वक्ताओं ने बहुत विस्तार से जो जायनवाद का जो मसला है और जो ऑक्यूपेशन क्या है, उसकी क्या प्रकृति है, उसको बहुत विस्तार से रखा है। तो उन चीज़ों को मैं दोहराने की बजाय बहुत संक्षेप में जो हम लोग जो इस पूरे मसले को कैसे देख रहे हैं उसको संक्षेप में शुरुआत में जायनवाद के इतिहास से जुड़े कुछ तथ्य, कुछ उससे पहलू, और फिर जो मौजूदा जो हालात हैं उस पर जो हम लोग जिस तरीके से इसको देख रहे हैं उससे जुड़ी कुछ बातें रखूँ। तो जैसा कि साथियों ने बताया कि जायनवाद, अगर इसको समझना है तो इसको जो पूंजीवाद का जो एक विशेष दौर था जो 19वीं सदी के अंत में, उसमें जो वहाँ पे मंदी का दौर था, बेरोजगारी का दौर था, और यूरोप के तमाम देशों में जो यहूदी एक अल्पसंख्यक समुदाय थे उनके खिलाफ, जैसे कि आमतौर पे पूंजीवाद में होता ही है कि एक काल्पनिक शत्रु खड़ा किया जाता है, तो उसके शिकार यहूदी आबादी थी और उसकी वजह से ही जो जिसको एंटीसेमिटिक जो फीलिंग है वहाँ पर पैदा हुई, और उसकी प्रतिक्रिया में ही ये जायनवाद का जो एक राजनीतिक विचारधारा विकसित हुई। साथियों ने स्पष्ट पहले ही किया है कि जुडाइज्म और जायनिज्म में फर्क समझना बहुत जरूरी है कि एक राजनीतिक विचारधारा है, जैसे कि हिंदुत्व और हिंदू धर्म में फर्क करना जरूरी है। उसी तरीके से जायनवाद 19वीं सदी के अंत में ये विकसित हुई विचारधारा है। तो जब इसकी शुरुआत साथी ने बताया, थियोडोर हर्जल ने जो शुरुआत में जब ये उसकी प्रतिक्रिया एंटीसेमिटिक फीलिंग की प्रतिक्रिया के रूप में जब इस विचारधारा का जन्म हुआ, तो शुरू में उनकी ये मांग थी कि पूरी दुनिया के यहूदी आबादी को किसी एक इलाके में सेटल किया जाए, और ज़रूरी नहीं था कि वो शुरुआत में फिलिस्तीन का नाम ही नहीं आए, पहले कई देशों के नाम आए, साइप्रस, मेडागास्कर, युगांडा और भी कई देशों के नाम आए। फिर जो धार्मिक वजह से उसको एक इमोशनल अपील की वजह से फिलिस्तीन का नाम सुझाया गया, और अंत में जैसा कि साथी ने बताया कि उसको वो तय हुआ कि फिलिस्तीन एक इमोशनल अपील होगी। तो उस दौर से ही उनके जो शुरू के जायनवादी जो विचारक थे उन सभी के लेखों में ये चीज स्पष्ट होती है कि ये हम लोग जो कॉलोनियलिज्म का विरोध में नहीं, बल्कि वो एक सुपीरियर कॉलोनियल पावर के रूप में वो प्रस्तुत करते हैं अपने आप को, एक श्रेष्ठ औपनिवेशिक ताकत के रूप में वो अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, और स्पष्ट करते हैं कि वो एक बेहतर कॉलोनियल पावर बन के दिखा सकते हैं, और उसके लिए जरूरी है कि एक ऐसे देश बनाया जाए यहूदियों का। तब से ये विचारधारा ने और ये चीज साफ उन्होंने ये भी कहा कि हमें जाहिर तौर पर जहां पर जाएंगे वहां की स्थानीय आबादी को बेदखल करना होगा, उनकी जमीन से उनको उजाड़ना होगा। तो जाहिर तौर पर हमें किसी न किसी जो समय साम्राज्यवादी ताकतों
का हमें साथ लेना होगा, हम लोग अकेले दम पर नहीं कर सकते। तो उस समय जितने साम्राज्यवादी ताकत थे सबसे वहां के जायनवादियों ने सबसे साठगांठ बनाई थी। केवल ब्रिटेन ही नहीं, जो यहाँ तक कि तुर्की का सुल्तान, ओटोमन एम्पायर उस समय था, रशिया का जार, जर्मनी का काइजर, इन सब से उनके संबंध बनाने की कोशिश की। रशिया के जार, उसके रजीम में यहूदियों का जबरदस्त कत्लेआम हुआ, लेकिन फिर भी जायनवादियों ने बहुत अच्छे संबंध ताल्लुकात बनाने की कोशिश की और उनको लालच देने की कोशिश की कि अगर आप लोग ज्यूज के लिए अलग से देश बनाने में हमारी मदद करेंगे, तो उस समय रूस में तमाम यहूदी जो क्रांतिकारी आंदोलन की ओर बढ़ रहे थे, बोल्शेविक बन रहे थे, उस पर एक तरह से रोक लगेगी। तो एक तरह से लालच उनको दिया। इसी तरीके से तुर्की के सुल्तान, जर्मनी के काइजर, सबसे उनके ताल्लुकात थे। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब ब्रिटेन का वहां पर एक तरह से प्रभुत्व बढ़ा, तो उनकी ब्रिटेन में ज्यादा, फिर एकमात्र उस समय जो सबसे सर्वश्रेष्ठ सांप्रदायिक देश था, साम्राज्यवादी देश था ब्रिटेन, उससे उनका एक तरह से रिश्ते और ज्यादा प्रगाढ़ हुए। और साथ ही में बताया कि जो 1917 का बालफोर जो डिक्लेरेशन था, उसने पहली बार यहूदी लोगों का अपना एक होमलैंड इसकी घोषणा की। और ये दिलचस्प बात है कि जो वाइजनर, जो बाद में वहां का राष्ट्रपति बना, उसने, वो एक केमिस्ट था, उसने एसीटोन का एक प्रोसेस खोजा था जिसको गोले बारूद में इस्तेमाल किया जाता था। तो उस खोज से ब्रिटेन को प्रथम विश्व युद्ध में काफी मदद मिली वहां के विस्फोटक सामग्री को बनाने में। तो वहां का जो प्रधानमंत्री था, उसने उससे ये पूछा था कि इसके बदले में आपकी फीस क्या होगी। तो वाइजमैन का कहना था कि हमारी फीस यही होगी कि फिलिस्तीन पर हमारा कब्जा करवा दीजिए। तो एक तरह से वो डील उससे पहले से ही, उसके बाद से और ज्यादा घनिष्ठता बढ़ी। जहां पर ब्रिटेन में, वहां पर जब ब्रिटेन का मैंडेट हुआ फिलिस्तीन पर, जब ओटोमन एम्पायर खत्म हुआ, उसके बाद बहुत योजनाबद्ध तरीके से यहूदियों को कई राउंड में वहां पर इमिग्रेशन अलाउ किया गया। और फिर उसके बाद होलोकॉस्ट का बहुत चर्चा आती है। आमतौर पे लोग बोलते हैं कि होलोकॉस्ट की वजह से बहुत ज्यादा लोग वहां पर विस्थापित हुए, लेकिन सच्चाई ये है कि साथी ने बताया कि होलोकॉस्ट के बाद भी बहुत चुनिंदा, चुन के स्वस्थ लोग और पढ़े लिखे स्वस्थ, साफ कोटेशन भी दिया फिरोज जी ने कि केवल जो है पढ़े लिखे काम के लोग, मतलब बूढ़े लोग, कमजोर लोग, ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। जो एक ऐसा, उनको यहूदियों के दुख दर्द से कोई मतलब नहीं था, बल्कि उनको एक मौका दिखा था होलोकॉस्ट में। और उनके और भी कोटेशंस बताए जा सकते हैं, समय नहीं है। उनके कोटेशंस आप पढ़ सकते हैं, जिसमें उन्होंने होलोकॉस्ट को एक मौके की तरह देखा था। उससे उनको कोई तकलीफ नहीं थी कि हमारी यहूदी आबादी के साथ इतना बुरा हो रहा है, उसको एक मौके के रूप में। तो यानी शुरुआत से ही ये जो पूरा जायनवाद का प्रोजेक्ट है, ये उपनिवेशवाद, कॉलोनियलिज्म से और इंपीरियलिज्म से एकदम नत्थी है। और शुरुआत से ही कॉलोनियलिज्म का एक सिविलाइजेशनल आउटपोस्ट बनाने की बात, अगेंस्ट बार्बरिज्म, मतलब एशियाई लोग, जो तीसरी दुनिया के लोग, एक बर्बर, जो एक व्हाइट मैन्स बर्डन का जो पुराना सिद्धांत है, वो स्थापित करने की सोच उनकी सारे लेखन में देखा जा सकता है। तो यानी इसका जन्म ही एक तरह से जो साम्राज्यवादी जो एक मुहिम अपने जन्म से ही उसके साथ नत्थी है। और आज इसका, अगर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब अमेरिका
साम्राज्यवाद का नया चौधरी बनता है, तो जाहिरा तौर पर उन्होंने भी अपनी स्ट्रैटेजी में शिफ्ट किया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उन्होंने अमेरिका की मदद ली और उसके 1948 में जब राष्ट्र बना, इजराइल नाम का राष्ट्र बना, तो वो अमेरिका की मदद से यूएन प्लान में भी उसकी भूमिका रही। तो मतलब एक खासियत ये रही कि बहुत ही प्रैग्मेटिक तरीके से, बहुत व्यवहारवादी तरीके से उन्होंने अपनी पूरी रणनीति को अंजाम दिया। कैसे किस तरीके से पहले तमाम जो साम्राज्यवादी देश थे सबके साथ संबंध बनाए, फिर ब्रिटेन के साथ ज्यादा प्रगाढ़ता हुई, फिर कैसे शिफ्ट होके अमेरिका के साथ ताल्लुकात बनाए। और आज कहने की बात नहीं है कि किस तरीके से अमेरिका का तो साथ है ही, साथ ही साथ आज के दौर में जो अरब के जो शेख और शाह हैं, वो केवल बोलने के लिए वो फिलिस्तीन के मुद्दे का समर्थन करते हैं, लेकिन ये बात सभी जानते हैं कि वो कुल मिलाकर एक तरह से जो अमेरिका और इजराइल के टट्टू बन चुके हैं, जो अरब के शेख और शाह हैं। तो आज के दौर में और उन देशों में भी जो जन बगावतें हो रही हैं, जो सुगबुगाहट है, उससे बचने के लिए भी वहां के अरब के शेखों और शाहों को उनको भी इजराइल अमेरिका के मदद की जरूरत है। तो आज अगर आज इजराइल का अस्तित्व बरकरार है, तो उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका इनके साठगांठ की भी है। जो इस्लामिक स्टेट नाम का नई परिघटना जो है, जो इस्लामिक स्टेट बनाने की बात जो करते हैं, उन्होंने भी कभी भी पिछले साल जब गाजा में बमबारी हो रही थी, तो उन्होंने भी कभी एक बयान तक इस्लामिक स्टेट की तरफ से नहीं आया। तो इसी से समझ में आता है, और इस्लामिक स्टेट की पूरी जन्म कैसे हुआ, अमेरिका ने ही उसको एक तरह से पैदा किया, और किस तरीके से आज भी इजराइल से भी साठगांठ की खबरें आती रहती हैं। तो आज के दौर में जो वहाँ का जो पूरा राजनीतिक परिदृश्य है, जो वहाँ की जो तेल की पूरी राजनीति है, फिरोज जी ने बताया ही, उससे वो पूरा एक तरह से नथी है। और ये बात सही है कि उसको जो फिलिस्तीनी जनता ने एक उम्मीद, उस प्रतिरोध से हमें एक उम्मीद दिखती है। और जो पूरे वहां पर जो मिडिल ईस्ट का पूरा जो इलाका है, वहां पे जो वहां के आम आवाम में वहां के अपने देश के शासकों के खिलाफ भी जो गुस्सा है, उस गुस्से जो पूरा एक तरह से मिडिल ईस्ट आग एक तरह से पूरा एक तरह से बारूद की उस पर ढेर पर बैठा हुआ है, और उस पर निश्चित रूप से फिलिस्तीन का एक मुद्दा ऐसा दिखता है कि उस बारूद पर एक पलीता लगा सकता है। तो ऐसे में इस पूरे जो फिलिस्तीनी जनता का जो संघर्ष है, ये केवल फिलिस्तीन का संघर्ष नहीं रह जाता, केवल मध्य पूर्व का संघर्ष नहीं रह जाता, बल्कि एक वैश्विक, जैसा कि फिरोज जी ने भी बताया, कि एक वैश्विक संघर्ष और वैश्विक प्रतिरोध, और उस दिशा में भी फिलिस्तीनी जनता और उस प्रतिरोध से जुड़े लोगों ने बहुत शानदार काम किया है। पिछले साल ही जब गाजा में बमबारी हो रही थी, तो तमाम इंपीरियल जो मीडिया थी, इंपीरियलिस्ट मीडिया के तमाम ब्लैकआउट के बावजूद किस तरीके से उन्होंने पूरी दुनिया में उस खबर को फैलाया सोशल मीडिया के जरिए, किस तरीके से सॉलिडारिटी मूवमेंट का ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, यह अपने आप में हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। और इसीलिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, और हमें उम्मीद है कि ये एक पहल जो हम लोगों ने की है, ये यहीं तक नहीं सीमित रहेगी, आगे भी। एक साथी अभी कार्यक्रम से पहले एक पत्रकार साथी ने पूछा भी था कि इसके आगे क्या योजना है। तो जाहिरा तौर पे ये शुरुआत है, ये पहलकदमी हम लोगों ने की है। आगे इस तरह के और आयोजन और कार्यक्रम फिरोज जी ने सजेस्ट भी किया है,
हम लोग भी पहले से सोच रहे थे कि इस पूरे जो मोदी की यात्रा है, किस तरीके से यहाँ के शासकों ने किस तरीके से दगाबाजी की है, और केवल नरेंद्र मोदी और भाजपा की बात नहीं है, ये सभी की सभी चुनावी पार्टियों ने, कांग्रेस से लेकर यहाँ तक कि लेफ्ट पार्टियों ने भी एक तरह से दगाबाजी ही की है। तो राज्य सरकारों में भी कई MOU साइन हो रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के आम आदमी पार्टी की सरकार भी इजराइल के साथ संबंध बना रही है, नीतीश कुमार की सरकार बना रही है, वाटर मैनेजमेंट और तमाम मुद्दों पर सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाए जा रहे हैं। तो ये मतलब यहाँ के पूरे हुक्मरानों ने फिलिस्तीन की जनता के साथ विश्वासघात किया है। लेकिन जैसा कि साथी सत्यम ने बताया था कि भारत की आवाम को फिलिस्तीन की जनता जिस तरह से ऐतिहासिक रूप से हम लोग साथ देते आए हैं, उस पूरे एकजुटता को आगे बढ़ाने की जरूरत है। और ये कार्यक्रम मेरे ख्याल से ये जो पहल है उसमें एक नई कोशिश हम लोगों ने की है, और बाकी और साथी बात इसमें रखें। धन्यवाद।